हेलो स्टूडेंट्स, तपन स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हम आयकर में नया टॉपिक सकल कुल आय में से कटौतियां, डिडक्शन आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम देख चुके हैं कि कुल मिला के आय के 5 हेड होते हैं। पांचों शीर्षकों की आयों को जोड़ लेते हैं तो वो ग्रॉस टोटल इनकम होती है। इसमें धारा 60 से धारा 64 तक जो अन्य व्यक्तियों की आय है वो भी इसमें जोड़ी हुई होती है। ऐसे ही धारा 68 से 69 डी तक अघोषित स्रोत की आय है वो इसमें जुड़ी हुई होती है, और चालू वर्ष की जितनी भी हानियां हैं उनको सेट ऑफ किया हुआ होता है और आगे लाई गई हानियों को भी सेट ऑफ किया हुआ होता है। तो इस प्रकार से जो जोड़ की हुई या समायोजित की हुई जो आय है उसको हम बोलते हैं सकल कुल आय, पांचों शीर्षकों का योग। जब हम ये योग करते हैं तो उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ जो धारा 112 और 112 ए के तहत हो, और 111 ए के तहत अल्पकालीन पूंजी लाभ जिन पे एसटीटी स्टॉक एक्सचेंज में वो ट्रेड अगर किए जाते हैं तो उनके ऊपर एसटीटी पेड हो जाता है। जिनके ऊपर एसटीटी लगा हुआ हो वैसे समता अंश और ईओएफ के इक्विटी ओरिएंटेड फंड, है ना, समता उन्मुखी कोष के यूनिट्स हों, और आकस्मिक आय है या ग्लोबल डिपॉजिटरी जो रिसिप्ट्स हैं, इनकम है, इनको अलग से उसमें प्रदर्शित किया जाता है जिनके ऊपर कर की दर पृथक से होती है ना। और फिर उसके बाद में ये जो है समायोजन, ये कुल मिला के जो आय है इसमें से धारा 80 सी से 80 जीजीसी तक कुल मिला के ये 13 कटौतियां हैं जो भुगतान, विनियोग, बचत के संदर्भ में दी जाती हैं। 80 सी से 80 जीजीसी तक 13 कटौतियां भुगतान की, और उसके बाद में 80 IA से 80 U तक ये जो 16 कटौतियां हैं ये आयों से संबंधित है। आय जो हो रही है उससे संबंधित कटौतियां हैं वो दी जाती है। तो प्रश्न में अपने को देख लेना है, भुगतान है तो केवल पहली 13 कटौतियों को ही देखना है, और अगर वो आय से संबंधित कटौती देनी है तो बाद के 16 कटौतियों को ही अपने को देखना है। उसको ध्यान में रख के नियमों को, यदि कटौती दी जानी है तो वो सकल कुल आय में से उसकी गणना करके हम नियमानुसार घटा देंगे। कटौती देते समय जो विशेष बात है वो ध्यान में रखें कि वो गत वर्ष से संबंधित होनी चाहिए। कटौतियां जब भी दे रहे हैं 80 सी से लेके 80 यू तक की कोई भी कटौतियां गत वर्ष से संबंधित होनी चाहिए। भुगतान कर योग्य आय में से कुछ विशेष स्थितियों को छोड़ के, जैसे कि प्रीमियम वगैरह, भुगतान कर योग्य आय में से होना चाहिए, और स्वयं करदाता के द्वारा ये भुगतान किया हुआ होना चाहिए, तभी ये कटौती जितनी भी हैं वो मान्य होती है। तो ये सारी कटौतियां घटा देने के बाद में जो आती है वो कुल आय कहलाती है, और उस कुल आय के ऊपर नियमानुसार कर लगाने की कार्यवाही की जाती है, कर की गणना की जाती है। तो आज हम इसमें से देख लेते हैं। पहले ए भुगतान संबंधी कटौतियों को देखते हैं कुछ। सबसे पहले है धारा 80 सी के तहत जो संबंधित है किससे, प्रश्न में अगर अपन पढ़ेंगे तो अगर कहीं पे इसमें विनियोग किया, इसमें अंशदान किया, बचत हेतु जमा करवाया, ऐसे कुछ है तो वो धारा 80 सी से संबंधित हो जाएगी। विनियोग से संबंधित कोई राशि विनियोग करने पर, अंशदान कोई कहीं पर जमा करवाइए, अंशदान किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, बचत सेविंग हेतु जमा करवाया है। तो इसमें से कुछ प्रमुख बातें, बहुत डिटेल में है ये सेक्शन धारा 80 सी, काफी सारे आइटम्स उसमें लिखे हुए हैं। उनमें से कुछ विशेष बातें जो अक्सर अपने को बार बार दिखती हैं वो मैं यहाँ पे लेके आया हूं। पहला पॉइंट है LIC का प्रीमियम। LIC का प्रीमियम है स्वयं, जीवन साथी और बच्चों के लिए जो LIC का प्रीमियम चुकाया गया है वो इसमें शामिल हो जाएगा। ऐसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ULIP और LIC के MF मतलब म्यूचुअल फंड, यूलिप और LIC के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, जैसे धनरक्षा योजना है, इसमें नाम मैं ले सकता हूं एक धनरक्षा योजना। तो उसमें अगर कोई राशि जमा हुई है तो वो, फिर वार्षिकी पेंशन योजना जिसमें एकमुश्त भुगतान का विकल्प ना हो और वार्षिकी लेने का अनुबंध हो। तो सरकारी कर्मचारी के लिए स्थगित वार्षिकी योजना, LIC की जैसे जीवन धारा है,
LIC की जीवन अक्षय, LIC की जो भी योजना इस पेंशन से संबंधित है। ऐसे ही धारा 80 जो आवास ऋण लिया गया है राष्ट्रीय आवास बैंक से, आवास ऋण योजना खाता में जो जमा राशि है, जमा राशि की बात कर रहे हैं अपन, जमा राशि है धारा 10-23D के जो म्यूचुअल फंड है और UTI के अनुमोदित पेंशन योजना है उसमें जमा राशि है। भविष्य निधि, इसी में हम बात कर रहे हैं भविष्य निधि, चाहे वो वैधानिक हो, प्रमाणिक हो, अनुमोदित भविष्य निधि हो या सार्वजनिक भविष्य निधि जिसको PPF भी बोलते हैं, PPF हो। पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय सावधि योजना है अगर उसमें, सुकन्या समृद्धि खाता है, मूलभूत संरचना के विकास के लिए अंशों, ऋण पत्रों या यूनिट्स में विनियोग है। तो इस प्रकार की अगर कोई राशि हेतु जमा या अंशदान किया गया है, विनियोग किया गया है, तो वो धारा 80C में कवर होता है। मैं फिर बोलता हूँ कि 80C में बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं, बहुत सारी जगह बताई हुई है कि यहाँ पर विनियोग, अंशदान या बचत करने पर 80C के तहत उसको छूट मिलेगी। उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर बोले हैं आपके सामने। ऐसे ही दूसरी धारा, इसमें अब कटौती की राशि कितनी होगी, तो 1.5 लाख रुपया, एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपया। मान लो तीनों का योग मान लो 80,000 है, तो 80,000 या 1.5 लाख जो कम है यानी कि 80,000 की छूट हम उसमें दे देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि ये जो 1.5 लाख की छूट है वो आगे धारा 80CC और धारा 80CCD1 के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि इन तीनों का योग 1, 2 और 3, इन तीनों के योग के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपया है। इसको भी उसमें शामिल करेंगे 1.5 लाख के अंदर। दूसरी धारा 80CCC LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम या मान्य कंपनी, कोई रिकॉग्नाइज्ड जो बीमा कंपनी है, जो बीमा अधिनियम है उसके तहत वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए कि पेंशन कोष में वार्षिक हेतु अंशदान दिया है तो वो 80CCC में छूट के काबिल है, उसको भी, उसके लिए भी कटौती मिल जाएगी। धारा 80CCD1 जो कि स्वयं जो न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन योजना में जो जमा करवाता है स्वयं करदाता वो, और 80CCD2 जिसमें नियोक्ता जो जमा करवाता है वो, है ना। ये कटौती पहले मैं इसको बोल देता हूं, 80CCD2 की छूट यानी नियोक्ता ने NPS में जो अंशदान दिया है वो, अगर उसके संदर्भ में कटौती दी जानी है तो पहले वो आय में जुड़ी हुई होनी चाहिए। नियोक्ता का अंशदान पहले आय में जोड़िए वेतन शीर्षक में, और उसके बाद में फिर यहां पर कटौती के वो काबिल होगा। क्रमशः स्वयं, इसमें 1 में तो स्वयं का और 2 में नियोक्ता का NPS में जो अंशदान है वो कटौती योग्य है। तो 1, 2 और 3, है ना। 3 में भी कौन सा, 80CCD1, इनमें जो कुल राशि है वो अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक कटौती दी जा सकती है तीनों के योग के लिए। 80EE में ये कहा गया है कि उपरोक्त CCC और 80CCD1 यानी कि स्वयं का अंशदान हेतु अधिकतम कटौती 1.5 लाख रुपया हो सकती है, यानी कि तीनों का योग करेंगे यहां से यहां तक का जितना भी है वो वास्तविक राशि या 1.5 लाख रुपया, जो दोनों में से कम है कि कटौती हम दे देंगे इन सेक्शन के तहत। तीनों का योग 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। परंतु CCD2 जो है इसके लिए भी कटौती इसी में शामिल होगी, और इसके लिए ध्यान ये रखना है कि पहले आय में वो शामिल है तभी यहां पर कटौती होगी, तो तभी यहां पर ये लिया जा सकेगा। इसको अलग से लिया जाता है, CCD2 के लिए छूट अलग थी क्योंकि आय में शामिल उतनी की कटौती इसमें मिल जाएगी। 80CCD1B एक और सेक्शन है, ये इसी से जुड़ा हुआ है ना। स्वयं का अंशदान, स्वयं का अंशदान का 50,000 से जो ज्यादा का भाग है वो प्राय इसमें ले जाते हैं, और NPS में स्वयं के अंशदान है तो 50,000 के अतिरिक्त कटौती, यानी कि कुल मिला के अगर NPS में स्वयं का अंशदान सपोज 2 लाख रुपया है तो पहला 50,000 इसमें छूट के काबिल है एक्स्ट्रा छूट में, और बाकी का 1.5 लाख उसमें छूट के काबिल हो जाएगा। कुल मिला के 2 लाख की छूट उसको मिल सकती है ऐसी स्थिति में। तो ये थी धारा 80C। कुछ महत्वपूर्ण धारा है जिनपे शॉर्ट नोट भी आते हैं और प्राय आपको हर प्रश्न में
इससे संबंधित कटौतियां मिलेंगी। 80C उनमें से एक है। ऐसे ही 80CCG इक्विटी बचत योजना, जो इक्विटी बचत योजना है जिसमें जीटीआई अगर 12 लाख से कम होती है तो 3 वर्ष तक ये कटौती दी जा सकती थी। विनियोग से संबंधित है, विनियोग का 50% या 25,000 जो कम है उसकी छूट दी जाती थी, परंतु 3 वर्ष तक ही दी जा सकती थी। और जो वो 3 वर्ष थे वो असेसमेंट ईयर 18-19 में पूरा हो गया। तो इसका मतलब हमें अब इस असेसमेंट ईयर का अगर अपने को प्रश्न करना है तो इस छूट का कोई महत्व अब नहीं रह जाता है। तो ये अपने लिए बेकार है एक तरीके से सवाल करने के दृष्टिकोण से, है ना। 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें 2 भागों में बांटा हुआ है इस सेक्शन को। पहला स्वयं का जीवन साथी, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो उसके लिए पति, और आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर, जो डिपेंडेंट है बच्चे केवल वो वाले, है ना। आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर अगर कोई ऐसी बीमा पॉलिसी ली हुई है और उसका प्रीमियम चुकाया जा रहा है करदाता के द्वारा स्वयं, तो अधिकतम 25,000 की कटौती इसमें पहले पॉइंट में अपने को मिलती है, अधिकतम 25,000 रुपए की। परंतु वही अगर वरिष्ठ है, मान लो स्वयं या जीवन साथी वरिष्ठ है, या बच्चे भी मान लेते हैं कि वरिष्ठ है, तो ये छूट मिल जाएगी, कटौती मिल जाएगी उसको अधिकतम 50,000 रुपए की, यानी कि वास्तविक प्रीमियम या 25,000 सामान्य स्थिति में, और वरिष्ठ की स्थिति में वास्तविक प्रीमियम या 50,000 जो दोनों से कम है वो पहले पॉइंट में छूट के काबिल है। इसी प्रकार से अगर ये पॉलिसी ली गई हो माता पिता के लिए ली गई है और माता पिता अगर वरिष्ठ हैं तो उनके लिए 50,000, और अगर वो वरिष्ठ नहीं है तो उनके लिए सामान्य कटौती 25,000 है। यानी कि कुल मिला के क्या हो गया, सामान्य स्थिति में स्वयं जीवन साथी बच्चे के लिए 50,000, सामान्य स्थिति में माता और पिता के लिए भी 25,000, यानी कि कुल मिला के 50,000 हो सकती है। अब पहले पॉइंट में मान लो वरिष्ठ है कोई भी जीवन साथी या बच्चे, अगर वरिष्ठ है तो 50,000 तक वो छूट जा सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। ऐसे ही माता या पिता कोई भी वरिष्ठ है तो ये दूसरे वाले पॉइंट की भी छूट 50,000 तक एक्सटेंड हो सकती है। यानी कि अगर दोनों ही पॉइंट में वरिष्ठ मान लू मैं तो 50,000 प्लस 50,000 अधिकतम 1 लाख की छूट इसमें मिल सकती है। और मान लो वरिष्ठ नहीं है तो सामान्य स्थिति में 25,000 प्लस 25,000 अधिकतम 50,000 की छूट इस सेक्शन में मिल सकती है। तो ये थी धारा 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संदर्भ में। प्राय अपने को प्रश्न में स्वयं या जीवन साथी के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम चुकाया, परंतु ये चेक के द्वारा होना चाहिए, नकद में नहीं होना चाहिए। आश्रित की जांच के लिए 5,000 रुपए के खर्चे हैं, वो भी इसमें स्वीकृत हैं। वरिष्ठ पर जो पॉलिसी नहीं और व्यय किए, मतलब पॉलिसी तो नहीं ली परंतु व्यय किए, तो ऐसी स्थिति में अस्वीकार्य हैं ये, तो भी ये स्वीकार्य हो जाएंगे ना। वरिष्ठ के लिए अगर पॉलिसी नहीं ली और व्यय किए तो वो भी स्वीकार्य हो जाएंगे, परंतु सामान्य के लिए वो स्वीकार नहीं होंगे। तो नकद में नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। इसमें आप चेक या ड्राफ्ट के द्वारा ही भुगतान चिकित्सा बीमा प्रीमियम का होना चाहिए या अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। अगली है धारा 80DD विकलांग और आश्रित दोनों शब्द है ना। विकलांग होना चाहिए, व्यक्ति आश्रित होना चाहिए, उसके भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए, पुनर्वास के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए और चिकित्सा पर गए मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अगर कोई राशि व्यय की गई है तो ऐसी स्थिति में व्यय करने पर वो राशि चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, स्थायी रूप से इस 75,000 रुपए की कटौती दे दी जाती है, यानी कि वास्तविक व्यय से तुलना नहीं की जाती। अगर ऐसा विकलांग आश्रित के भरण पोषण पुनर्वास चिकित्सा पर व्यय करदाता के द्वारा किए गए हैं तो 75,000 रुपए की छूट हमें देनी है। और अगर उसकी विकलांगता, आश्रित की जो विकलांगता है वो 80% से अगर ज्यादा हो जाए तो ये छूट स्थायी फिक्स्ड 1,25,000 रुपए की हमें देनी पड़ेगी धारा 80DD के अंतर्गत। अगली धारा है भुगतान से संबंधित, अगली धारा है 80DDB। इसमें एक शब्द है आश्रित, है ना।
आश्रित के विशिष्ट रोगों के उपचार पर व्यय। विशिष्ट रोगों की एक लिस्ट इस अधिनियम में दे रखी है। थैलेसीमिया, कैंसर वगैरह नाम उसमें है ना, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, ऐसे नाम है, खूब सारे नाम उसमें दे रखे हैं। अगर वो विशिष्ट प्रकार की अगर रोग है आश्रित को और उसके उपचार के ऊपर अगर कोई व्यय किए गए हैं तो व्यष्टि करदाता और एचयूएफ को ये छूट मिलती है। अब यहाँ पर आश्रित कौन कौन, आश्रित में कौन कौन किस किस को अपन ले सकते हैं? जीवन साथी आ जाएगा, भाई बहन आ जाएगा, ये एक लेयर वाले आ गए, माता या पिता ऊपर की लेयर वाले आ गए और बच्चे नीचे की लेयर वाले आ गए करीब, यानी कि फर्स्ट रिलेशन सारा। सास ससुर इसमें शामिल नहीं है, माता पिता तो शामिल है, सास ससुर इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर उसने फॉर्म 10 फर्स्ट है ना, 10 फर्स्ट, फॉर्म 10 फर्स्ट अगर उसने प्रस्तुत कर दिया है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक व्यय या 40,000 रुपया जो दोनों में से कम है, वास्तविक व्यय या 40,000 जो दोनों में से कम है, उसकी कटौती हम दे देंगे धारा 80 DDB में। और अगर मान लो ये जो आश्रित है स्वयं, जीवन साथी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, अगर उनमें से कोई वरिष्ठ है उसके लिए व्यय किया गया है तो फिर वास्तविक व्यय या 1 लाख रुपया जो कम है उसकी कटौती हम दे देंगे धारा 80 DDB में। तो ये आज हमने देखी है भुगतान संबंधी कुछ कटौतियां 1 से लेके 7 तक। इसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक कटौतियां जो दे रखी हैं कुल मिला के। सीक्वेंस की बात अगर अपन करें तो ये भुगतान संबंधी कटौती एक स्टेप और लेंगे, उसमें और लेंगे भुगतान से संबंधित कटौतियां, उसमें दानों से संबंधित कटौतियां भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 80C की कटौती होती है, 80D की कटौती होती है, 80G की कटौती है, या अक्सर अपने को प्रश्न में मिला करेंगी। इनकी गणना, इनके नाम और गणना को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। अगले वीडियो में हम देखते हैं इससे भुगतान से संबंधित अगली कटौतियां। धन्यवाद।